नमस्कार बच्चों, मैं वसुधा रेणु तिवारी हूँ और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना। जिस प्रकार हमें चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुकने या विराम लेने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसी प्रकार वाक्य को बोलते, पढ़ते या लिखते समय थोड़ी देर के लिए रुकने या विराम लेने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, उसके अर्थ को दर्शाने के लिए हमें विराम चिन्हों की ज़रूरत होती है। अगर सही जगह पर विराम चिन्ह न लगाए जाएं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, अर्थात सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। नीचे कुछ वाक्य हैं जिससे हम विराम चिन्हों की महत्व को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ही वाक्य है, लेकिन अलग अलग जगह पर विराम चिन्ह लगाने से इसके अर्थ बदल जाते हैं। अब ध्यान से पढ़ेंगे। पहले वाक्य में लिखा है, मैंने कहा रुको मत जाओ। और दूसरे वाक्य में लिखा है, उसने समझा रुको मत जाओ। अब देखिए, एक ही वाक्य है, रुको मत जाओ। 3 शब्द लिखे हैं, रुको, मत और जाओ। लेकिन पहले वाक्य में रुको के बाद अल्प विराम लगा है। इसका मतलब होता है रुको मत जाओ, अर्थात किसी को जाने से मना किया जा रहा है, रुकने के लिए कहा जा रहा है। जबकि दूसरे वाक्य में क्या है, रुको मत जाओ, अर्थात यहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है, रुकने से मना किया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, 3 शब्द हैं, वही वाक्य है, लेकिन अलग अलग जगह पर अल्प विराम लगाने से वाक्य के अर्थ बदल जा रहे हैं, वाक्य के अर्थ भिन्न हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि एक अल्प विराम लगाने से जब पूरा का पूरा वाक्य बदल जा रहा है, तो सारे विराम चिन्हों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी व्याकरण में। हिंदी में कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण का मतलब होता है पूरा और विराम का मतलब होता है रुकना। जहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, तो वाक्य पूरा होने के बाद जिन चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे ही पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे सोनल नाच रही है, तो है के बाद हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगा दिया है। ये खड़ी डंडी के रूप में होता है। दूसरा है अल्प विराम। बोलने या पढ़ते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं, अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा, तो जहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वहाँ पर हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे अपूर्वा, विदुषी, प्रखर विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम नामों के बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम लगाया जा रहा है। तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध के नाम से ही स्पष्ट है आधा, आधी देर के लिए। तो जहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुका जाता है, तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र क्षमा मांगता रहा, अध्यापिका उसे डांटती रही, तो ये अर्ध विराम है। चौथा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्न करने के लिए या प्रश्न के अंत में हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हैं। तो इन सब वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए जो वाक्य लिखे या बोले जाते हैं और इसके अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे ही हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसके भी नाम से स्पष्ट है, विस्मय अर्थात होता है आश्चर्य, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा व्यापक है। मन के भाव यानी हर्ष, खुशी, आश्चर्य, शोक, भय, घृणा, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर वाक्य में आश्चर्य मिश्रित भाव है। जैसे छी कितनी गंदी जगह है, तो यहाँ पर जगह के बारे में जो घृणा होती है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छठवां चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखिए, इसे आप लोग इन्वर्टेड कॉमा के नाम से भी जानते हैं। किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो यहाँ पर अंग्रेजों भारत छोड़ो हम इसे अपने वाक्य में नहीं लिख सकते। जैसा गांधी जी ने कहा है, हमें उन्हीं के वाक्य में जैसा का तैसा बताना है। तो किसी के वाक्य को उसी के अनुसार बताने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनके वाक्यों को बताने के लिए हम इस डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 7वां है संयोजक चिन्ह। योजक के नाम से ही स्पष्ट है कि ये वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इस चिन्ह का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। देखिए, पहले वाक्य में शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे घर घर, तरह तरह, तो दो एक जैसे शब्दों को जोड़ने के लिए भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरे में और या बीच और अर्थ के प्रयोग के लिए भी हम योजक चिन्ह लगा लेते हैं। तीसरा है तुलनात्मक, जैसे छोटा सा, राम सा, बड़ा सा, तो तुलना करने के लिए भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 8वां है निर्देशक चिन्ह, जिसे हम लोग डैश के रूप में जानते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। जैसे मेरे मित्रों के नाम इस प्रकार हैं, तो हैं के बाद में हमने निर्देशक चिन्ह लगाया है, केतन, सुमित, राहुल। उसी प्रकार उदाहरण या प्रश्न, उत्तर, इनके बाद में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। 9वां है कोष्टक। कोष्टक आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, तो उस अर्थ को कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। अर्थात उसी वाक्य में कोई और अर्थ हमें स्पष्ट करना हो, जैसे पंडित नेहरू, तो पंडित नेहरू हो सकता है कोई नहीं जानता हो, तो कोष्टक में लिखा गया है देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ये वही नेहरू जी हैं जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंडित नेहरू को बच्चों से बड़ा प्रेम था, तो यहाँ पर कोष्टक में जो शब्द हैं वो वाक्य को स्पष्ट करने के लिए है। 10वां है त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटि का मतलब होता है गलती। लिखते समय कुछ शब्द हमसे गलती से छूट जाते हैं, तो इन शब्दों के छूट जाने की स्थिति में जो छूटे हुए शब्द होते हैं उन्हें हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे एक चिन्ह लगा देते हैं। तो इसी चिन्ह को त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। इसे हंसपद चिन्ह भी कहा जाता है, क्योंकि ये हंस के पैरों की तरह होता है। 11वां है लाघव चिन्ह। बड़े शब्द को छोटे रूप में दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित, डॉक्टर, दिल्ली नगर निगम, कृपया पृष्ठ उलटिए। तो इस प्रकार के बड़े शब्दों को जब हम छोटे रूप में दिखाते हैं, संक्षिप्त रूप में दिखाते हैं, तब हम वहाँ पर एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं। इसे ही हम लाघव चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और विराम चिन्हों को हमेशा सही जगह पर उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, चाहे बोलते समय, पढ़ते समय या लिखते समय हो। अगर गलत जगह पर इसका प्रयोग किया जाए तो ये पूरी तरह से अर्थों को ही बदल देता है। धन्यवाद।